जय श्री राम दोस्तों, आपका 20 क्लास को राजस्थान बोर्ड का 10वीं क्लास का साइंस का पेपर होने वाला है। उससे पहले हम साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही, यानी एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के ऊपर हम कुछ टिक लगाकर अपने को क्विक रिविजन करने वाले हैं। तो आप सभी का A3 साइंस क्लासेस चित्तौड़गढ़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब हम बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिक की। आपका चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक। बच्चों को ये सबसे टफ और सबसे हार्ड चैप्टर लगता है, लेकिन ये सबसे इजी चैप्टर है। साइंस का यदि हम बात करें तो सबसे इजी चैप्टर या सबसे बेसिक चैप्टर यदि हम बात करें केमिस्ट्री का, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आपको थोड़ा सा फोकस के साथ स्टडी करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कार्बन और उसके यौगिक होते क्या हैं। तो हम बात करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक कि कार्बन होता क्या है। तो कार्बन की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको कार्बन की सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कार्बन की सामान्य जानकारी, तो सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखना कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। यदि आपसे पूछे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, इसमें 6 होती है। यदि आपसे पूछे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का सामान्य जो परमाणु द्रव्यमान होता है एटॉमिक मास, वो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो कार्बन की सामान्य जानकारी, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। अब आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखना बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि कार्बन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो ये वाला जो कोश है इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोश का विन्यास बोलते हैं। यानी 2 और 2 फॉर्म में होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन की सामान्य जानकारी हुई। अब हम कार्बन के बारे में आगे बात करें कि कार्बन होता क्या है, कार्बन में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अभी हमने बात करी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन को हम सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं या कार्बन की संयोजकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन की संयोजकता भी कहते हैं, कार्बन की संयोजकता। यदि आपसे पूछे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब कार्बन जो होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, कार्बन अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने ऑप्शन अपनाता है, 2 ऑप्शन अपनाता है। कितने ऑप्शन अपनाता है बेटा, 2 ऑप्शन अपनाता है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो इसके पास कैपेसिटी है या नहीं है, ये बात करेंगे कि पहला ऑप्शन ये है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो 4 और 4 कितने हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी अष्टक पूरा हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दान कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 0। तो ये डुप्लेट को कंप्लीट करता है। तो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इससे
हम कहते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इसके ऊपर 4 ऋण आयन आएगा। इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर कितना ऋण आएगा? 4 ऋण आयन आएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर 4 धनायन आता है। क्या आता है? 4 धनायन आता है। यानी कि ये या तो ऋण आयन बनाता है या धनायन बनाता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, परंतु इसके पास ना तो ऋण आयन 4 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, या ना तो ये ऑप्शन अपनाता है ना ही ये ऑप्शन अपनाता है। तो फिर ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ये आपको याद रखना है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा अपना अष्टक पूरा करता है। अपना अष्टक पूरा करता है। अष्टक पूरा करता है। तो किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। यानी कि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का मतलब शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे परमाणु से क्या करता है? शेयर करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी कि शेयरिंग करता है, जिससे अष्टक पूरा होगा। तो ये किसको प्राप्त करेगा? स्थायित्व को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है बेटा? स्थायित्व को प्राप्त करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन में बंध कौन सा बनता है? सहसंयोजी आबंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी आबंध बनता है। तो सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है? सहसंयोजी आबंध का मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, शेयरिंग से बना बंध, साझेदारी द्वारा बना बंध, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना जो बंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बात करें, जो साझेदारी यानी कि सहसंयोजी जो बंध होते हैं, सहसंयोजी जो बंध होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो आयनिक बंध जो होते हैं यानी कि आयन, धनायन ऋणायन द्वारा बने बंध होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। तो आयनिक बंध तो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन सहसंयोजी बंध करते नहीं करते हैं। तो इनके हम गुणधर्मों की बात करें उससे पहले आपको कुछ यौगिक है जिनके सूत्र याद रखने हैं। कि एसिटिक एसिड है, इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। इसे हम कौन सा अम्ल बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं? एसिटिक अम्ल। ये सूत्र आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखना है। CHCl3 इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? ये आपको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म का। फिर मेथेन का और एथेनॉल का। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं आपको याद रखने हैं। आपको क्या करना है बेटा? याद रखने हैं। अब हम आगे बात करें तो ये बात अभी हमने पढ़ी थी कार्बन के बारे में। ये बात हमने पढ़ी थी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 माइनस यानी ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अथवा 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होता है। यानी कि ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकता है, इस वजह से C4 माइनस नहीं बनाता है। और यही सेकंड बात लिखी हुई है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर भी धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक केवल 2 इलेक्ट्रॉन के कार्बन को धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इतनी ज्यादा ऊर्जा देना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से धनायन भी नहीं बनाता है, धनायन नहीं बनाता है। तो कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता वाले जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। यानी कि सबसे मोटी बात यह है कि अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? कार्बन जो होता है चतुसंयोजी होता है। ये हम पता है कार्बन कौन सा होता है? चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी का मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो अपनी संयोजकता से ये अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है? साझेदारी करता है, और साझेदारी द्वारा इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। और साझेदारी द्वारा जो बना बंध होता है उसे हम कौन सा बंध बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कौन सा बंध बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं।
तो सहसंयोजी जो आबंध होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बने बंध होते हैं वो कैसे बनते हैं उसकी हम परिचर्चा करते हैं। अब अणु को कार्बन और उसके जो यौगिक है वो कैसे सहसंयोजी बंध बनाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा आपको इसको समझा रखा है कि भाई हाइड्रोजन है, कौन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन को स्थायी बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक, इसके पास एक, तो ऐसी कंडीशन में अपना एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो दोनों बीच में आ जाते हैं। ये H, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, तो ये दोनों क्या हो गए, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। ये दोनों, ये वाले जो दोनों बीच के इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके अंदर भी आ रहे हैं और वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन के काउंट हो रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में एक बंध बनता है, H और H के बीच में एक सिंगल बंध बनता है। तो यहाँ पे साझेदारी द्वारा जो बना बंध होता है वो कौन सा होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। तो सहसंयोजी आबंध यहाँ पे एक लाइन बनी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक लाइन बनती है, यानी एकल बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बंध बनता है बेटा, सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंध बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में हमने एकल बंध की बात कर ली है। अब हम द्विआबंध की बात करें, किसकी बात करें, द्विआबंध की बात करें तो 2 आबंध की संरचना क्या होती है, यानी ये O2 है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो ये पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 2 4 2 6, ये इस ऑक्सीजन के हुए, इस ऑक्सीजन के भी कितने हुए, 2 2 और 2, 6 हो गए। अपने को टोटल 8 करने हैं, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे रखता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने यहाँ रख दिए, इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के भी है और इस ऑक्सीजन के भी है, दोनों ऑक्सीजन के कॉमन है, यानी कि ये 4 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों पार्ट में है, तो दोनों के कॉमन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉन, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। कितने हैं साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बंध बनेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बंध बनेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विआबंध, डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विआबंध बोलते हैं। तो ऑक्सीजन O2 के बीच में, O2 और O के बीच में कौन सा आबंध बनता है, 2 बंध, यानी ऐसे 2 लाइन बनी हुई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का जो एग्जांपल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन का। ट्रिपल बॉन्ड का जो एग्जांपल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, यानी हम N2 की बात कर रहे हैं। N2 का मतलब N और N के बीच में, N और N के बीच में, N और N के बीच में, N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है उसकी बात करते हैं। तो N के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इस N के पास भी ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हैं, तो बीच में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से वाले, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा कितने बंध बनते हैं बेटा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा एक बंध, 4 इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 बंध और 6 इलेक्ट्रॉन द्वारा कितने बंध बन जाएंगे, 3 बंध। तो यहाँ पे कितने बंध बन जाएंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध बनता है। कौन सा आबंध बनता है, 3 आबंध बनता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 आबंध में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है, 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है, जो कि बेसिक बातें हैं। अब हम आगे बात करें कार्बन के बाद, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो मेथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, मेथेन क्या होता है, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है बेटा, CH4। यानी कि कार्बन जो होता है वो 4 बंध बनाता है। सबसे पहले बड़ी बात है आपको ये याद रखनी है कि कार्बन कुल कितने बंध बनाता है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। कार्बन की संयोजकता 4, तो कार्बन बंध भी कितना बनाएगा, 4। तो कार्बन बंध कितना बनाता है बेटा, कार्बन बंध भी कितना बनाता है, 4 बनाता है। अधिकतम बंध कितने बनाता है, 4 बनाता है। यानी कि एक कार्बन जो होता है अपने चारों ओर कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ऐसे हम जोड़ते हैं। अब आपको पता है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनानी है, तो आपको ये वाली जो संरचना है वो एग्जाम में बना के आनी है। तो ये वाली संरचना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये चारों 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के गोले में आने चाहिए। जबकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो आपको ऐसे गोला बनाकर और डॉट बनाकर उस संरचना को बताना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, या फिर आपसे एथेन की भी पूछ सकता है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, या फिर आपसे एथीन की पूछ सकता है, या फिर आपसे एथाइन की पूछ सकता है। तो मेथेन, एथेन और एथीन, एथाइन, इनकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाते कैसे हैं। क्लियरली। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें कार्बन के अपर रूप, यहां से आपसे एमसीक्यू देखने को मिल सकता है कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। कार्बन के अपर रूप, अपर रूप का मतलब कार्बन का रूप, अपर रूप का मतलब कार्बन का ही रूप है, कार्बन का ही रूप है, कार्बन का ही रूप है, लेकिन दिखते अलग हैं, दिखते अलग हैं। इसमें आपको हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन 3 पढ़ने हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये आपको 3 पढ़ने हैं। कितने अपर रूप पढ़ने हैं, हीरा क्या होता है, डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है और फुलरीन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपर रूप किससे कहते हैं या अपर रूप के गुण क्या होते हैं। तो प्रकृति में कार्बन तत्व के अनेक भौतिक गुणों के साथ, अलग भौतिक गुणों के साथ विविध रूप पाए जाते हैं, जिसमें हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणु से बने होते हैं। तो कार्बन परमाणु के परस्पर आबंधन क्रिया के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। यानी कि इसमें जो कार्बन की बंध बनाने की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, उस आधार पर इसमें क्या पाए जाते हैं, भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। तो याद रखना, जब भी हम अपर रूप की बात करते हैं, अपर रूप की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है अपर रूप में क्या परिवर्तन होता है बेटा, भौतिक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। और वो भौतिक परिवर्तन किसके कारण होते हैं, बंध बनाने की क्षमता के आधार पर। किसके कारण, बंध बनाने की क्षमता के आधार पर हम बात करते हैं। तो बंध किसी में 3 बनते हैं, किसी में 4 बनते हैं। उस आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें अलग अलग क्या पाए जाते हैं, भौतिक गुण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हीरे के अंदर यदि हम, ये डायमंड हीरे की संरचना दिख रही है आपको, ये डायमंड दिख रहा है, तो ये एक कार्बन है, तो इसका एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा, 4 कार्बन से। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ। तो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी कि एक कार्बन परमाणु कितने, तो हमने लिखा है हीरे में जो कार्बन का प्रत्येक परमाणु है वो कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिससे एक बहुत ही मजबूत संरचना बनती है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु जो है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। तो हीरे में तो किससे जुड़ा रहता है, एक कार्बन, एक कार्बन कितने, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। जबकि इसमें जो एक कार्बन होता है, एक कार्बन, वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, 3 कार्बन अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। ये आपको क्या, 4 से 4 जुड़ा हुआ है तो इसकी जो संरचना होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है।
आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हीरा होता है वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी संरचना पाई जाती है? दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, जिसके कारण इसमें क्या होती है? कठोरता होती है। लेकिन कार्बन की संरचना कैसे होती है ये भी आपको याद रखना है, षटकोणीय होती है, द्वितलीय षटकोणीय होती है, ठीक है। इसमें एक द्विआबंध होता है जिसके कारण इसकी संयोजकता पूर्ण होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय होती है। कैसी होती है बेटा? षटकोणीय होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों में और यदि हम तुलना करें, इन दोनों में हम और तुलना करें तो क्या है? इन दोनों में यानी हीरे और ग्रेफाइट में जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। और हीरा जो है अब तक का सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना पदार्थ होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? समझाइए क्यों? तो आपको कारण बताइए, पूछा जा सकता है, कारण बताइए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीरा कठोर होता है, क्यों? ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, क्यों? तो ये आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग यहां से। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर यदि हम उपचारित करते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा उच्च दाब और ताप लगाकर हम कार्बन को ऊपर कोई प्रक्रिया करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है। और जो संश्लेषित हीरे होते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल हीरे होते हैं, वो आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों में कोई अंतर नहीं दर्शाते हैं। बस इसके आकार में क्या होता है? प्राकृतिक हीरे डायमंड्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और मानव द्वारा निर्मित जो हीरे होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, जो आपकी पहनने की जो अंगूठी वगैरह होती है उसमें लगाए जाते हैं। उसके बाद फुलरिन एक कार्बन का अन्य उपरूप है, जिससे C60 की पहचान गई, यानी इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60 होती है, और इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। इसीलिए इसे अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलरिन के नाम के आधार पर इसका नाम फुलरिन कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। पहला क्वेश्चन तो ये है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? यानी ये जो CO2 है इसकी आपको क्या बनानी है बेटा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। उसके अलावा जो सल्फर है उसका भी पूछा जा सकता है। तो ज्यादा चांस है आपसे कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ सकता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ सकता है वो आपसे एथीन की पूछ सकता है, एथाइन की पूछ सकता है, एथीन की पूछ सकता है, एथाइन की पूछ सकता है, CO2 की पूछ सकता है, CO की पूछ सकता है, या फिर NH3 की पूछ सकता है। किसकी पूछ सकता है? NH3 की पूछ सकता है, या CH4 की पूछ सकता है। इनमें से आपसे कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आती है तो। अब आगे बात करें हम कार्बन की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। कार्बन की प्रकृति के बारे में कि कार्बन की प्रकृति कैसी होती है। तो कार्बन की जो मुख्य प्रकृति होती है उसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 2 कारक आपको देखने को मिलेंगे। पहला कारक क्या है? पहला कारक या पहला गुण कार्बन का कि कार्बन श्रृंखला का या कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी कि कैटिनेशन पावर पाई जाती है। क्या बोलते हैं? तो कार्बन
अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर, संकलन का गुण का मतलब है एक कार्बन है, जैसे ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन, फिर दूसरे कार्बन के पीछे तीसरा कार्बन, इस तरीके से ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, एक लंबी श्रृंखला का चेन का निर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन या कैटिनेशन पावर कहते हैं। तो कार्बन के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस वजह से कार्बन के बहुत सारे यौगिक इस प्रकृति में पाए जाते हैं। पहला कारण क्या है? तो हमने लिखा है इसमें, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन लंबी श्रृंखला और विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित होता है, जिसमें एक द्वि अथवा त्रि आबंध से वो जुड़ा हुआ हो सकता है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्बन यदि एक आबंध वाले से जुड़ा होता है, एकल आबंध से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कौन सा यौगिक बोलते हैं? संतृप्त यौगिक। द्वि अथवा त्रि आबंध वाला है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा जो गुण है जिसकी हम बात कर चुके हैं, कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ये आपको एक जो डिब्बा बॉक्स बनाया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 1828 में एक तो होता है जीवन शक्ति सिद्धांत, क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। एक 1828 में फ्रेडरिक वोहलर, क्या नाम है बेटा? फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। तो आपसे पूछे प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखना है यूरिया। कौन सा है बेटा? यूरिया है। NH2CO NH2, इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। तो यहां से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। अब हम आगे बात करें कार्बनिक यौगिकों की। तो कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त, जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें हम एल्केन को रखते हैं। किसको रखते हैं? एल्केन को रखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका प्रथम जो एलिमेंट होता है उसे हम मेथेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। दूसरा जो सदस्य 2 कार्बन, मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। एथेन कहते हैं। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। और तीसरा जो कार्बन हो जाएगा वो प्रोपेन, 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन, ये C3H8 होता है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये संतृप्त कार्बन किन 2 प्रकार के होते हैं? एक तो होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन, एल्किन और एल्काइन। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n। और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एल्किन का जो प्रथम सदस्य होता है उसे हम एथीन बोलते हैं, एथीन कहते हैं। एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। और इसका जो प्रथम सूत्र होता है वो क्या होता है? एथाइन होता है। एथाइन का सूत्र क्या होगा? C2H2। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनकी संरचनाएं कैसी बनती हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो इनकी संरचनाएं कैसी बनेगी, इनकी यदि हम बात करें, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने बताया था कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं जो होती है आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आप इसको टिक लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। इसके अलावा ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है बेटा? सूत्र होता है। आगे यदि हम बात करें
तो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको घर पे जाके बनानी है। उसके बाद ये एथेन की संरचना है, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया कि एथेन की संरचना कैसी होती है। फिर ये कुछ संरचनाएं हैं, ये एक टेबल है जिसमें मेथेन है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। एथेन है, एथेन का सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? और उनकी संरचनाएं क्या है ये आपको बना रखी है। पेंटेन क्या है, हेक्सेन क्या है। अब हम ब्यूटेन पर विचार करें तो हम इनको अलग अलग संरचनाओं में बना सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हम बना सकते हैं। तो जहां पे शेष स्थान है वहां पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दी। एक ये वाली जो संरचना है ये इंपॉर्टेंट संरचना है बेटा। एक तो ये वाली संरचना है जिसे हम साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं, इसी की विस्तृत संरचना ये है साइक्लोहेक्सेन। ये आपसे पूछी जा सकती है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इसकी संरचना होती है। एक ये भी आपसे पूछी जा सकती है बेंजीन की संरचना। बेंजीन का आपसे सूत्र पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, C6H6 बेंजीन की संरचना क्या होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें, अब कार्बन की इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? यौगिक पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह अथवा फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? आराम से देखो एक बार इसको, प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे अभी हम। फंक्शनल ग्रुप किससे कहते हैं? तो प्रकार्यात्मक समूह जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं, यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन श्रृंखला से क्या करते हैं? जुड़े रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। और इन फंक्शनल ग्रुप को हम देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है, नामकरण में याद, ये ClBr है तो क्लोरोब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, ये स्थापित करते हैं, इनके क्लोरोब्रोमो नाम हो जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन से यदि हम बात करें, किससे बात करें? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से बने हुए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो ये चार जो आपसे ऑक्सीजन से बने हुए फंक्शनल ग्रुप है। पहला कौन सा ऑक्सीजन से बना? एल्कोहल। एल्कोहल को हमेशा आप किससे लिखोगे? OH। आपको कार्बन श्रृंखला में क्या देखने को मिलेगा? OH देखने को मिलेगा, जैसे CH3 CH2 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 OH, या फिर ऐसे देखने को मिले CH3 CH2 CH CH3 OH। तो आपको यदि ऐसा OH कहीं देखने को मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? एल्कोहल। क्या बोलने वाले हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्कोहल कहते हैं। उसी तरीके से एल्कोहल का आपको याद रखना है, जब भी नाम लिखा होता है तो पीछे ऑल वर्ड लिखा हुआ आएगा। क्या वर्ड लिखा आएगा? ऑल वर्ड लिखा हुआ आता है। ठीक है, ऑल वर्ड लिखा हुआ था, जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल आदि। तो पीछे ऑल वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो कौन सा है? आपका एल्कोहल है। उसी तरीके से दूसरा कौन सा है? एल्डिहाइड। दूसरा कौन सा है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपको C दिखेगा, C के साथ एक H जुड़ा हुआ होगा और डबल बॉन्ड के साथ कौन दिखा? O। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। आपको CHO देखने को मिलेगा तो वो कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। और कार्बन के डबल बॉन्ड इस तरफ कुछ नहीं, इस तरफ कुछ नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन कहते हैं। तो कीटोन की संरचना कैसी होगी? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ऐसी यदि कोई संरचना बीच में आपको CO दिख जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन कहते हैं। कीटोन में
ऑन वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है? ऑन वर्ड आता है, ये याद रखना, हिंदी में ऑन। उस तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या आएगा आपको? COOH या फिर C डबल बॉन्ड OH, ये देखने को मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो आपके टोटल कितने प्रक्रियात्मक समूह है कोर्स में? 4। कितने हैं? 4 प्रक्रियात्मक समूह हैं, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब है आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कौन सी श्रेणी? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी कौन सी होती है, जरा बता दीजिए मुझे। तो आपको याद रखना है समजातीय श्रेणी किससे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन कैसे क्या होती है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, ये पिछले साल पूछा हुआ है, ध्यान रखना, जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजात श्रेणी कहते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिकों की जो ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हटा देता है, तो ऐसे समूह को, ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी में हमेशा ध्यान रखना किसका? CH2 इकाई का अंतर होता है। किसका अंतर होता है बेटा? CH2 इकाई का अंतर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला जो अपना क्वेश्चन बनता है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपसे ध्यान में रखना। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप घर पे पढ़ सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। यहां से ये जो आपसे प्रश्न दिख रहे हैं, ये आपके जो इंडेक्स क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी के जो बुक के क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एनसीईआरटी में आपसे दे रखा है कि पेंटेन की पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समूह, किसकी बात कर रहे हैं हम? पेंटेन की। पेंटेन यानी क्या होता है बेटा? C5H12 है। इसके आप कितने संरचनात्मक समावेशी चित्रण कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। या फिर साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होगा और उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, किसकी? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? साइक्लोपेंटेन का सूत्र, यहां से चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को आप पूरा का पूरा याद कीजिए। यहां से आपको 99% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहां से? कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए, जिसमें आपको एथेनोइक अम्ल पूछ सकता है, ब्यूटेनॉन पूछ सकता है, ब्रोमोपेंटेन पूछ सकता है और हेक्सेनॉन, इन चारों में से एक आपसे पूछी जाए, या फिर इनका आईयूपीएसी नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें दहन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो आपको यहां से ध्यान में रखनी है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आपको याद रखनी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, तो वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस अभिक्रिया को आप अच्छे से, इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद कीजिए। क्षारीय, यानी कि ये आपका क्या है बेटा? एथेनॉल है। एथेनॉल जिसका सूत्र क्या है? CH3 CH2OH। इसकी अभिक्रिया जब हमने करवाई तो किस में बदल गया? ये एसिटिक एसिड में। किस में बदल गया? एसिटिक एसिड में, एसिटिक अम्ल में। किस में बदला? एसिटिक अम्ल में बदला। अब क्षारीय,
यहां पे आप क्या लेते हो, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7, इनमें से आप कोई लोगे तो इसकी अभिक्रिया जब आप करवाते हो तो ये जो पदार्थ है K2Cr2 KMnO4 K2Cr2O7, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकारक। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पदार्थ जो दूसरे लोगों को या दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक किससे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में 1 नंबर की पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 और K2Cr2 दोनों क्या होते हैं, आपके पोटेशियम ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। उसके बाद ये जो अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो एथेनॉल है और एथेनोइक अम्ल है, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटा छोटा सा। अब जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है, जिससे हम क्या बोलते हैं, साबुन एवं अपमार्जक। क्या कहते हैं बेटा, साबुन और अपमार्जक। उसमें आपको याद रखना है ये मिशेल की संरचना, कि मिशेल की संरचना क्या होती है, मिशेल की संरचना क्या होती है, इस संरचना को आपको याद में रखना है। तो ये आपको दिख रहा है और एक बीच में दिख रहा है बेटा। तो ये बीच में जो आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, तेल की बूंद। क्या बोलते हैं, तेल की बूंद। और इस माना कि ये आपकी क्या है, तेल की बूंद है। इस तेल की बूंद जो आपके कपड़े पर लगी हुई है उसको आपको यदि हटाना है तो यहाँ पे ऐसे कुछ हाइड्रोकार्बन होंगे जो इसको चारों तरफ से क्या खींचेंगे, खींचेंगे। चारों तरफ से क्या कर रहे हैं बेटा, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। तो बीच में तो क्या होगी, तेल की बूंद होगी। साइड में कौन सा, धनायन यानी आयनिक भाग होगा। ये किसका भाग है, आयनिक भाग है। किसका भाग है, आयनिक भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये संरचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है, तो आपको याद रखनी है मिशेल की संरचना क्या होती है। फिर हम आगे बात करें और मिशेल कैसे बनता है उसके बारे में, चिकनाई कैसे हटाते हैं, ये प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है। जल रागी भाग कौन सा होता है, जल विरागी भाग कौन सा होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके कठोर जल को पता कर सकते हो कि कठोर जल है अथवा नहीं, उसका आप पता कैसे करोगे। अब इसके जो एमसीक्यू है, इसके एमसीक्यू है, तो ये वाले जो बोर्ड के एमसीक्यू है ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो इस तरीके से हमने वो टॉपिक्स देखे हैं। यदि हम लिखें ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। सबसे पहले कार्बन का गुण। कार्बन के 2 गुण होते हैं, एक तो होता है इसमें श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण, और एक होता है इसकी संयोजकता। संयोजकता कितनी होती है, 4। संयोजकता 4। कार्बन कितने बंध बनाता है, यानी कार्बन का विन्यास, कार्बन का बाह्यतम विन्यास। बाह्यतम विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4, जो 1s2 2s2 2p2 फॉर्म में रहते हैं। ये वाला आपको याद रखना है। फिर हमने बात करी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
उसके बाद आपसे प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप से पूछ सकता है, प्रकार्यात्मक समूह से पूछ सकता है। प्रकार्यात्मक समूह में आपसे क्या पूछ सकता है, उसकी संरचना पूछ सकता है, या फिर उसका नामकरण पूछ सकता है, नामकरण संरचना पूछ सकता है। आपसे पूछ जाता है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, समजातीय श्रेणी क्या होती है। या फिर आपसे पूछ सकता है एल्केन या एल्किन या एल्काइन, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। आपसे यूरिया के बारे में पूछ सकता है, यूरिया के बारे में पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक। ये वाला टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि साबुन एवं अपमार्जक क्या होते हैं, उसके बारे में आपको याद में रखना है। फिर यदि हम बात करें साबुन एवं अपमार्जक के बाद, साबुन एवं अपमार्जक के बाद यदि हम बात करें तो एक मिशेल संरचना याद करनी है आपको। मिशेल संरचना, एक आपको ऑक्सीकारक क्या होते हैं ये याद करना है। ऑक्सीकारक जो अभी हमने बात करी, एक तो होता है KMnO4, एक K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको, यदि आपके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनकी यदि हम बात करें तो ये बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ये क्लोरोफॉर्म के पूछा है आपसे, आवरण निर्माण में सहसंयोजक आवरण प्रकृति को समझाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है तो एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन को विशेष, ये दोनों याद करके जाइएगा आप। फिर समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, अभी हमने बात बताई थी। और ये साबुन वाला आ गया, मिशेल का निर्माण क्यों होता है ये आपको बताना है। कार्बन और उसके, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है ये आपसे पूछ सकता है, हाइड्रोजनीकरण क्या है ये आपसे पूछ सकता है। या फिर साबुन की, ये दोनों क्वेश्चन, जैसे साबुन की 15वां लास्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से। तो अपना जो चैप्टर नंबर 4 है वो यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद।